नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फलबेधक कीट की रोकथाम के लिए ट्रैप है उपयोगी। फल खाने वाले कीट टमाटर, भिंडी के अलावा कद्दू, कुल की सब्जियों में लगते हैं, जो कि बहुत नुकसान है और हमारे किसान इनके नियंत्रण के लिए तमाम रसायनों का छिड़काव करते हैं, जिससे खर्चा तो बढ़ता ही है, नियंत्रण भी नहीं हो पाता। ऐसे में फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना सस्ता और सफल विकल्प है, ऐसा कहना है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सरदार सिंह का। कोई भी सब्जी है उसमें जो लाभांश होता है किसान का, उसका 40 से 45% प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स पे खर्च होता है। कीट कम ज्यादा सभी फसलों में लगते हैं और इनके लिए रसायनों का छिड़काव किया जाता है, जो ना ही उत्पाद के लिए सही होता है और ना ही मिट्टी के लिए। और सब्जी वाली फसलों के लिए रसायनों का प्रयोग और खतरनाक है, इसीलिए सब्जियों में रसायनों के प्रयोग से बचें। यहाँ बात करेंगे सब्जी की फसलों में ट्रैप के प्रयोग के बारे में। यहाँ करेला की फसल लगी हुई है और इसमें हमने ट्रैप्स लगाए हैं। ट्रैप्स से जो भी सुंडी पैदा होगी, जो फलों को नुकसान पहुँचाएगी, वो इसमें आ जाएगी और हमें कोई भी केमिकल का स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो निश्चित रूप से जो पहले केमिकल का स्प्रे करते थे हम, तो उसमें जो खर्चा 15-16 हज़ार रुपये पर एकड़ का आता था, आज वो घट के 4-5 हज़ार रुपये हो गया है, सिर्फ ये ट्रैप्स की वजह से। भिंडी में, करेला में या जो भी और सब्जियां हैं, उसमें ये सुंडी जो है ज़्यादा नुकसान करती है और कीड़े काफ़ी परेशान करते हैं और किसान जो है स्प्रे करते करते थक जाता है। अब इसमें हमने जो कराया है, तो इसमें बैक्यूलोर है, जो फेरोमोन ट्रैप है, उसमें बैक्यूलोर लगाया जाता है। जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं उसमें बैक्यूलोर लगाया जाता है और भिंडी में या टमाटर में या दूसरी सब्जियों में वो अलग अलग फेरोमोन ट्रैप्स होते हैं। बेल वाली सब्जियां होती हैं, बेल वाली सब्जियों के लिए बैक्यूलोर ही यूज होता है। बाकी और टमाटर है या और कोई वेजिटेबल जैसा भिंडी है, उनके लिए अलग अलग ल्योर यूज होते हैं, जैसे हेली ल्योर है, स्पोडो ल्योर है, एरबिटी ल्योर है। तो बेल वाली क्योंकि हमें करेले की फसल में लगाना है, इसलिए ये बैक्यूलोर लगेगा। इसमें बैक्यूलोर आप देखेंगे तो ये इस तरह से ये बैक्यूलोर लगा दिया इसमें। अब इसको पानी भर देंगे और इसके जो खांचे हैं उनमें इसे फिट कर देंगे। नीचे इसमें अंदर पानी भरा हुआ है, तो ये फिट हो गया, इसको टांग देंगे। तो इसमें जो गंध आएगी, उस गंध से अंदर कीड़े जाएंगे और कीड़े इसमें पानी में ही गिरते रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। फेरोमोन ट्रैप अगर आप प्रयोग करते हैं तो लागत बहुत कम आती है। एक ट्रैप की कीमत लगभग 70 से 80 रुपए तक होती है और 1 एकड़ के लिए 5 से 6 ट्रैप की जरूरत होती है। ये ट्रैप कृषि रक्षा इकाई केंद्र या निजी खाद बीज की दुकानों पर उपलब्ध है। तो इस तरह से इनकी जो खर्चा है वो कम कर दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मुर्गियों में कई तरह के घातक रोगों की समस्या आती है और उन्हीं रोगों में से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कॉक्सीडियोसिस की। तो इस बीमारी से अपनी मुर्गियों को कैसे बचाने और रोग ग्रसित मुर्गियों को इससे छुटकारा दिलाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक डॉक्टर निधि अरोड़ा।
जैसे कि हम लोग जानते ही हैं मुर्गी पालकों से कि जो है कि यदि हम अच्छे से अपने मुर्गियों को रखेंगे और रोग से दूर रखेंगे तो हम उससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, अंडों का भी, चूजों का भी, जिसमें कि सबसे ज्यादा प्रमुख जो है कॉक्सीडियोसिस है, एक रोग जो मुर्गी पालकों को परेशान करता है। विशेष तौर पर ये कम उम्र, वैसे तो किसी भी उम्र की मुर्गियों में हो सकता है ये, लेकिन विशेष तौर पर जो 3 से 6 माह की मुर्गियों उसमें बहुत ज्यादा होने की संभावना होती है, तो इससे बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान होता है। तो वैसे तो ये बड़ी मुर्गियों में भी हो सकता है, जो अंडा देने वाली मुर्गियां हैं उनमें भी हो सकता है। सबसे पहले तो बात आती है कि ये रोग होता कैसे है। तो सबसे पहले जो फैलने के कारक हैं, यदि हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये होगा, क्योंकि जो इस परजीवी के जो फैलाने वाले जो ऊसिस्ट हैं वो मल के रास्ते से बाहर आते हैं, तो हमें ध्यान रखना है साफ सफाई का। अब बात आती है इसके लक्षण क्या है। तो जहां तक हम कॉक्सीडियोसिस की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 तरह से ये रोग होता है, 2 तरह से। तो सबसे पहला जो रोग है वो आंत में होता है, जिसको हम इंटेस्टाइनल, या दूसरा होता है सीकल कॉक्सीडियोसिस। इन दोनों में मुर्गी जो है वो सुस्त हो जाती है, आहार अपना बिल्कुल छोड़ देती है, और उसका जो मल शुरुआत में जो है उस खड़िया सफेद जैसा होता है, और बाद में भी इन्फेक्शन बहुत फैल जाता है तो उसमें लाल रंग का हो जाता है, उसमें रक्त आने लगता है। तो पहले लक्षण ये है। दूसरी चीज, जो मुर्गी है वो गर्दन को अपनी धड़ से नीचे कर लेगी, चोंच को नीचे करके या तो झुका लेती है, या अपने जो उसके पंख हैं उधर घुसा के बैठना का अनुभव करती है और पीछे की तरफ हो जाती है, और तुम सुस्त हो जाती है। कई बार जो अधिक रोग जब हो जाता है तो उसमें मृत्यु तो हो ही जाती है, जो कि मृत्यु दर काफी है, कई जगह तो 40% भी देखी गई है छोटी मुर्गियों में। और यदि मुर्गी अंडा देने वाली है तो उत्पादन बिल्कुल घट जाएगा। साथ साथ यदि रोग ज्यादा हो गया है तो जो उसकी कलगी है वो, और गले के, और जितनी भी श्लेष्मा है वो हल्के रंग की पीली हो जाती है, जो कि एनीमिया के कारण होती है, वो बिल्कुल पीली पड़ने लगती हैं। और साथ साथ यदि ऐसा आपको दिख रहा है कि जो एक से दूसरे में एक साथ फैलता जा रहा है तो समझ लेना चाहिए कॉक्सीडियोसिस हो रहा है। जहाँ तक बचाव की बात आती है तो ऐसे मुर्गियों को जिनमें हमें लग रहा है कि कॉक्सीडियोसिस हमारे यहाँ बार बार आ रहा है, सबसे पहले तो हम मुर्गी लाने से पहले उस पूरे, जहाँ हमें उसको मुर्गियों को रखना है, उसकी पूरी बिछावन बदल दें, साफ सफाई का ध्यान दें, उचित प्रकाश की व्यवस्था रखें, नमी युक्त बिल्कुल ना हो। और दूसरे जो बर्तन हमारे हैं, जो जिसमें हम फीडर है, वाटरर है, उसका बहुत ध्यान रखें साफ सफाई का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया, फैलाने के सोर्स होते हैं। जहां तक उसके इलाज की बात है तो कई तरह की दवाएं उपलब्ध है। सबसे पहले तो हम जो मुर्गी है उसको उन मुर्गियों से अलग कर दें जहां ये फैल रहा है, या कई मुर्गियों को हो रहा है तो उनको थोड़ा अलग कर दें। तो एक उम्र की मुर्गियों को एक साथ रखें, जो बड़ी मुर्गियां हैं उनको अलग दूसरे स्थान पे रखें। साथ हम कई दवाइयां आती हैं, जैसे हम 2 तरह के दे सकते हैं। एक तो हम दवा दें जो तुरंत इन्फेक्शन हो रहा है उसमें, लेकिन यदि रक्त में आने लगा है तो बचाना उसका बहुत मुश्किल होता है, तो उसमें कई तरह की दवाइयां हैं, जैसे कि जो कि हम उसको आहार में दे सकते हैं और पानी में दे सकते हैं। तो यदि तुरंत इन्फेक्शन हो रहा है, उसको हमें ठीक करना है तो हम पानी में देते हैं। जैसे कि कॉक्सी के लिए एम्प्रोलियम दवा आती है, उस एम्प्रोलियम दवा को हम पानी में मिला के देते हैं और 5-7 दिन तक हम उसको देते हैं। साथ साथ ऐसी मोनेंसिन है, उसको भी हम पानी में मिला के देते हैं। लेकिन यदि हम उसको पहले से बचा के रखे, यदि ये ना हो तो इसके लिए हम खाने में, हम आहार में पशु के हम उसको मिला के देते हैं, तो आहार में चलता रहता है, तो उसको इन्फेक्शन नहीं होता है। साथ साथ ट्रीटमेंट के लिए हम सल्फाक्विनोलिन की दवा है वो भी हम उसको दे सकते हैं, तो उससे भी वो ठीक हो जाता है। खेती महंगी हो गई है। कृषि उपकरण, बीज, खाद, पानी और मजदूर सब महंगे हो गए हैं। ऐसे में सस्ती और टिकाऊ खेती ही अंतिम विकल्प है। सस्ती खेती के लिए जैविक खेती अपनाएं। ये रासायनिक खेती के मुकाबले कम खर्चीली, टिकाऊ और स्वस्थ है। आज हर कोई जैविक उत्पाद की मांग करता है, लेकिन उन्हें बड़ी मुश्किल से ही मिल पाता है, क्योंकि बहुत कम किसान आज जैविक खेती कर रहे हैं, जिसे बढ़ाने की आज जरूरत है। जैविक खेती करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसे आज सभी को अपनाने की जरूरत है। इसीलिए जैविक खेती पर देखिए ये खास रिपोर्ट। विगत कई वर्षों से जैविक खेती के प्रति लोगों की उत्सुकता भी बढ़ी है और किसान भाई जैविक खेती करना चाहते हैं। तो किसान भाई कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रख करके जैविक खेती कर सकते हैं। जैविक खेती के लिए जो मुख्य बात होती है, इसका
इसकी जो परिभाषा है उसमें यह कह सकते हैं कि जैविक खेती फसल उत्पादन की वह पद्धति है जिसमें हम रासायनिक खादों, रासायनिक दवाओं, उर्वरक या जो दवाएं हैं उसका प्रयोग नहीं कर जो पोषण प्रबंधन के लिए जैविक खाद, जीवाणु खाद, हरी खाद वगैरह का प्रयोग करते हैं तथा जो कीड़े बीमारी है उसका नियंत्रण करने के लिए जैविक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। जैविक खाद के प्रमुख स्रोत। कार्बनिक जैविक खाद स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौधों व जानवरों के मल मूत्र व अवशेष से तैयार किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट, केचुए की खाद, नेडप कंपोस्ट, हरी खाद, विभिन्न प्रकार की जालियां, जैव उर्वरक, चीनी मिल से निकली प्रेस मड, सीवेज से निकला उपचारित स्लज, गलीचा बुनाई के बाद बचा कतरन, बायोडायनेमिक उत्पाद, ऋषि खेती, अग्निहोत्र इत्यादि हैं। इनके साथ साथ इनके निर्माण की स्थानीय स्तर पर जानकारी भी आवश्यक रूप से होनी चाहिए ताकि कंपनियों द्वारा उत्पादित रासायनिक खाद उर्वरकों पर निर्भरता समाप्त हो सके। फिर इसमें हम लोग कुछ जो कम इनपुट का विकल्प है उसको चुन सकते हैं और इसके लिए हमें हरी खाद है उसका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद हमें जो कुछ और पोषण प्रबंधन के लिए बात जिसमें हमको ध्यान देने की जरूरत है उसमें जो जैविक खादों हैं उसका प्रयोग करें। जैविक खाद के साथ जीवाणु खाद का प्रयोग करें। जीवाणु खाद में जो दलहनी फसलों में राइजोबियम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो अन्य फसल है उसमें एजोटोबैक्टर का, पीएसबी का प्रयोग करते हैं। जहाँ तक हो सके कीट व्याधियों का भौतिक रूप से नियंत्रण करें। कहने का तात्पर्य जिन पत्तियों पर रोग या कीट का आक्रमण दिखे उन्हें पौधों से तोड़कर जला दिया जाए, मिट्टी में गाड़ दिया जाए। उदाहरण स्वरूप बैगन का तना व फल छेदक कीट, गोभी का पत्ता खाने वाले कीट के झुंड जो पत्तियों पर दिखते हैं। सब्जियों के 2 खेत के भागों में बाड़ के रूप में ऊंची फसल जैसे ज्वार, बाजरा या मक्का की खेती करना ताकि कीट उछलकर दूसरे खेत में न जा सके। इसके अतिरिक्त जरूरत पड़ती है हमें कीटनाशी या रोग प्रबंधन के लिए। तो कीट प्रबंधन या रोग प्रबंधन के लिए हम की गहरी जुताई करें, गर्मी में जुताई करें, सही बीज का इस्तेमाल, शुद्ध बीज का इस्तेमाल करें, संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें। उसके अतिरिक्त जो जैसे नीम आधारित खल्ली है या अंडी की खल्ली इत्यादि का प्रयोग करें जिससे कि हमारा मिट्टी में जो लगने वाले कीड़े हैं उसका कम से कम आक्रमण हो सके। उसके अतिरिक्त जो बायोपेस्टिसाइड है, नीम आधारित कीटनाशी है, उसका प्रयोग करें। फिर अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो बायो एजेंट है उसका प्रयोग काफ़ी बढ़ रहा है। तो बायो एजेंट में जो हम लोग जो ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं बीज उपचार के लिए। उसके अतिरिक्त जो ट्राइकोग्रामा है जो अंड परजीवी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से इन सब चीज़ों का प्रयोग करके जो आधुनिक जैविक खेती है उसको हम लोग कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भेजे गए मौसम पूर्व अनुमान के आधार पर जोधपुर तथा इससे सटे इलाकों के किसान भाइयों के लिए सलाह दी जाती है कि आगामी 5 दिनों में आकाश में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है और इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम की परिस्थिति को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बाजरा की फसल जो कि 25 से 30 दिन की हो गई हो उसमें 20 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से वर्षा के दिन या वर्षा के तुरंत बाद दें। कुसमांड कुल की सब्जियों में फल छेदक कीट का प्रकोप हो सकता है, इसलिए खेत का निरीक्षण करें तथा कीट प्रकोप होने पर मेलाथियान 50 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। तिल की फसल 4 सप्ताह की हो गई है तो उसमें 20 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। मूंगफली की फसल में सफेद लट कीट का प्रकोप हो सकता है,
इसकी रोकथाम के लिए 4 लीटर क्लोरोपाइरीफास 20 EC दवा प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिलाकर वर्षा के दिन कतारों के बीच भुरकाव करें। इस समय कपास की फसल में चितकबरी सुंडी का प्रकोप देखा जा सकता है। इसकी रोकथाम के लिए फेनबेलरेट 20 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। टमाटर की फसल इस समय फूल बनने की अवस्था पर है। इस अवस्था पर 30 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से वर्षा के दिन या सिंचाई के बाद तुरंत दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव रायदना, जिला नागौर से श्रीपाल सिंह ने। आप नेपियर घास की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो श्रीपाल जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पशुपालक भाइयों, जैसे कि शंकर नेपियर की बात करते हैं तो ये एक बहुवर्षीय चारा है। बहुवर्षीय का मतलब होता है कि एक बार इसको अगर रोपण कर दें आप तो उचित प्रबंधन के बाद 4 से 5 साल तक जो है इससे हरा चारा प्राप्त होता है। शंकर नेपियर जो है रसीला होता है, पाचकता से भरपूर होता है, पौष्टिकता से भरपूर होता है और ये जो है पशुओं को जो है बहुत इसमें रुचिकर होता है। और इसका महत्व इसलिए है कि इसके चारे में जो है मतलब कि ताजे स्तर पर जो है 2.5 से 3% तक जो है प्रोटीन इसमें पाया जाता है और शुष्क भार पर जो है 8 से 10% इसमें प्रोटीन पाई जाती है और रेशा की मात्रा जो है 28 से लेकर 32% तक पाई जाती है। आप जो है उचित प्रबंधन करें तो इसमें अच्छा चारा जो है प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ पर हमारे किसान भाई देखते होंगे कि जहाँ सिंचाई के साधन कम है वैसे इलाके में भी जो है इसको आसानी से पैदा किया जा सकता है। इसको जो है 15 से लेकर 30 डिग्री का तापक्रम जहाँ भी होता है उस पर आसानी से इसको पैदा किया जा सकता है। अधिक उपज लेने के लिए चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, अच्छे जल निकास वाली मिट्टी चाहिए और जिसमें कि इसका अच्छा उत्पादन मिलता है। और भूमि की तैयारी के लिए एक बार मिट्टी पलट हल से जो है कि जुताई करनी चाहिए और उसके बाद जो है 2-3 हैरों से कल्टीवेटर से जुताई करके खेत को समतल करके जो है इसकी भूमि की तैयारी करनी चाहिए। भूमि की तैयारी के समय 60 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फेट और 40 किलोग्राम पोटास इसको जो है भूमि में जो है 25 से 30 दिन पहले जो है इसको ज़मीन में रोपाई से पहले मिला लेना चाहिए। और साथ ही गोबर की खाद अगर 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से अगर इसमें मिला देते हैं तो इससे जो है मतलब कि चारे में जो है गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है। इसमें भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान ने अच्छी प्रजातियां विकसित की हैं जिसमें कि शंकर नेपियर 3, शंकर नेपियर 6, शंकर नेपियर 7 और शंकर नेपियर 10 प्रचलित हैं। NB 21 भी बहुत अच्छी है इसमें और इस तरह की जो प्रजातियां हैं अपने क्षेत्र के लिए काफ़ी उपयुक्त पाई जाती हैं। उसके बाद इसमें बीज नहीं होता है, बीज मुश्किल से बनता है, इसलिए जो है इसमें जैसे गन्ने की आप रोपाई करते हैं तो 2-3 कलियां लेके आप रोपाई करते हैं, इसी प्रकार इसमें भी 2-3 कलियों वाले तने को लेकर जो है ज़मीन के अंदर जो है इसकी रोपाई की जाती है। कहीं कहीं पर जैसे आप तने को चाहें तो रोपाई करके जो है इसका जड़ तैयार कर सकते हैं। तो जैसे रोपाई को और घना रूप में अगर वो कर देते हैं तो इसमें जड़ तैयार हो जाती है, उन जड़ों को भी जो है आप खेत में रोपाई कर सकते हैं। नहीं तो 3 कल्ले वाले तने को जो है 2 कल्ला ज़मीन के अंदर और 1 कल्ला जो है ऊपर छोड़ के रोपाई करते हैं। ज़्यादातर जो है 3500 से 4000 कल्लों की जो है 1 हेक्टेयर में आवश्यकता होती है और 1 हेक्टेयर में इतने कल्लों से जो है आप इसका जो है रोपाई कर सकते हैं। और लाइन से लाइन की दूरी 75 सेंटीमीटर और इसमें जो है एक शंकर नेपियर जो है पौधे की दूरी जो है 50 सेंटीमीटर रखते हैं और इसको मेढ़ बना के जो है रोपा जाता है जिससे कि इसमें अधिक से अधिक कल्ले निकले, क्योंकि जो शंकर नेपियर है अधिक से अधिक इसमें काफ़ी कल्ले निकलते हैं। तो ज़मीन के अंदर इसलिए इसको गाड़ा जाता है कि काफ़ी कल्ले निकलते हैं, तो जिससे जो है इसका उपज जो है बहुत बढ़िया होता है। और इसका जो है चारा जो है पहली कटिंग जो है 50 से 55 दिन में प्राप्त होता है और दूसरा जो है चारा जो है इसमें हर 30वें दिन जो है आप जो है कटिंग करते हैं तो इसमें अच्छा चारा मिलता है। और हर कटिंग के बाद 30 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है प्रति हेक्टेयर की दर से जो है खेत में मिलाना चाहिए। तो इस तरह से जो है साल भर में आप 6 से 8 बार इसकी कटिंग कर सकते हैं, तो इससे जो है वर्ष भर आपको हरा चारा प्राप्त होता रहता है। और ज़्यादातर ये एक बार रोपने के बाद जो है 4 से 5 साल तक जो है ये इससे चारा मिलता रहता है। फिर बाद में जो है फिर से खेत तैयारी करके नए सिरे से इसकी जो है रोपाई करनी चाहिए।
नेपियर घास उगाने से किसानों को होने वाले फायदे हैं जो कि इस प्रकार से हैं। कम पानी में तेजी से पैदावार, चारे की गुणवत्ता अच्छी, हरे चारे का अधिक उत्पादन, कीट और रोगों का प्रकोप नहीं होता तथा पशुओं के लिए वर्ष भर हरा चारा मिलता रहता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।